Hi friends, it's me Anjali from Team Formulators here with a new lecture. अब देखिए बायोलॉजी में बहुत सारे लेक्चर्स आए हैं. मॉड्यूल नंबर 4 आपका कंप्लीट है, मॉड्यूल नंबर 5 इज कंप्लीटेड टिल डेट, मॉड्यूल नंबर 6 और जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो ऑन गोइंग है, मॉड्यूल नंबर 7 कंप्लीट है. तो मैंने सोचा आज मॉड्यूल नंबर 8 जो थोड़ा कुछ नया टॉपिक है और थोड़ा सिंपल टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आप रिलेट कर सकते हो ज़्यादा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल इज लाइक उनको थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज होगा या आगे जाकर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा डील करेगा आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से. कैसे थर्मोडायनेमिक का लॉ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म पर्पसेस चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म पर्पसेस. तो पहले आप ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है आपकी बॉडी में बहुत सारे अनगिनत रिएक्शन हो रहे हैं, या पूरी जैसे आप पढ़ते हो ना, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में दो टर्म्स यूज होते हैं. वन इज सिस्टम एंड सेकंड इज सराउंडिंग. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ प्लेस or it is, you can say कि system is a place in which the chemical reaction is going on, जहाँ पे आपको जिस पे आपको स्टडी करनी है. ठीक है, और सराउंडिंग क्या है? उस सिस्टम को छोड़ करके दुनिया में सारी चीज क्या है वो सराउंडिंग में आती है. ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी. आपके थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th-12th इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. सो इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कैसे आपके बॉडी, जैसे आपने सिस्टम पढ़ा कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? सिस्टम कहोगे. तो आप अपनी बॉडी को भी एक सिस्टम मान के चलो. जब आपकी बॉडी सिस्टम हो जाएगी तो ये पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा? आपका सराउंडिंग हो जाएगा. तो सिस्टम क्या है? आपके बॉडी में भी अनगिनत रिएक्शंस चल रहे हैं. कुछ रिएक्शन कैसे? आप खाना खा रहे हो, उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपकी एनर्जी लूज हो रही है, आप बोल रहे हो आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, फिर आपने पानी पिया या फिर आपने कुछ खाया तो उससे एनर्जी रिगेन भी हो रही है, आरबीसीज बन रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. और जैसा कि आप जानते हो कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं. हीट इन्वॉल्व होगा ही. हीट कैसे इन्वॉल्व होगा? या तो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो आपका इवॉल्व करेगा हीट. ठीक है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. तो जब बायोलॉजी में आप आते हो ना तो इसका रिएक्शन का थोड़ा सा नाम एक्सोगोनिक और एंडोगोनिक इस टाइप का थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उसका वो बात का टॉपिक है. अभी आप समझो कि मेटाबॉलिज्म क्या है. आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. वो रिएक्शंस आपको, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपका एनर्जी यूज कर रहे हैं. तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म that is used to describe all the chemical reaction involved in maintaining the living state of cells and organism. जो आपका मेटाबॉलिज्म उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? आपकी बॉडी में जितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन आपका किसी चीज को बनाने के लिए हो या किसी चीज को तोड़ने के लिए हो, मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें बन रही हैं और टूट रही हैं, तो वो रिएक्शन किसी भी कारण के लिए क्यों ना हो, लेकिन सारा रिएक्शन जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है आप बॉडी के लिविंग स्टेट को मेंटेन किया हुआ है. क्यों लिविंग स्टेट को? जब रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है मतलब आप लिविंग हो. अगर जो डेड पर्सन है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, सारे केमिकल रिएक्शन क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं. तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंतर्गत ये समझा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म आपके शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा. तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल, इसकी डेफिनेशन हो गई, आप उसको सिंपल लिख सकते हो. मेटाबॉलिज्म can be called as it is a sum of कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? ये एक जोड़ है किसका? कैटाबॉलिज्म का और एनाबॉलिज्म का. अब क्वेश्चन, मैम अभी तो मेटाबॉलिज्म समझ में आई है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? देखिए, कैटाबॉलिज्म होता है कोई भी चीज आपके बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां पे कोई चीज या कोई सब्सटेंस जो है वो टूट रहा है, वो ब्रेकिंग हो रहा है. ठीक ना, किसी भी कंपाउंड का ब्रेकिंग अगर हो रहा है आपके बॉडी में तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कहेंगे इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. क्या कहेंगे हम? इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, और उसी हिसाब से अगर आपके बॉडी में कहीं पे कोई चीज बन रही है, जैसे एटीपी का सृजन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जो एनर्जी देता है आपको, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, ठीक है.
तो आई थिंक आपको कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे बैफल्ड होंगे कि यार मैम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ मेटाबॉलिज्म या बायोलॉजी, देखिए ये जो थर्मोडायनेमिक का लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज पे आपने केमिकल रिएक्शन पे आपको थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है, या आपको कैलोरीमीटर में यूज करना है, या आपको इंजन मैकेनिकल में आप देखो तो आपको इंजन्स में या आईसी इंजन, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स हर जगह है। जहाँ पे भी हीट इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये दो लॉ ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को भी गवर्न करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनर्जी निकलता है। तभी तो आप काम कर पा रहे हो, आप खाना खाते हो, उससे एनर्जी निकल तो रहा होगा ना आपके, लेकिन वो कैसे निकल रहा है यही चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो दो लॉज है, आपको जो दो लॉज आपको पढ़ने हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कैसे रिलेट करता है आपको, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कांट बी, सिंपल है ना, कांट बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड क्या है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी इंजन है, क्या कोई ऐसा इंजन बना है आज तक कि वो 100% इफिशिएंसी दे, कि आपने जितना फ्यूल डाला उसमें, वो मशीन में जितनी भी फ्यूल आपने डाली, वो उसका पूरा का पूरा वो जो एनर्जी आपने डाली वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या काम में तब्दील होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। मैक्सिमम अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि 90% इफिशिएंट एनर्जी भी जो मशीन है वो बनना बहुत मुश्किल है। तो डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ कि एनर्जी घट रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एनर्जी पूरी तरह से आप वर्क में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो लॉज हो गए, आप इसमें समझो, आप जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे सनलाइट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है कि जो लाइट है, जो सनलाइट है, सनलाइट क्या होती है, वो पत्तों पे पड़ती है, सनलाइट पड़ती है पत्तों पे, वो पत्तों में केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उससे वो फूड बनाते हैं, वही फूड वो सुक्रोज की फॉर्म में अपने आप में स्टोर रखते हैं और बाद के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो, अब देखो ये क्या पूरी एनर्जी, जो वो पूरी एनर्जी सन से ले रहा है, क्या वो पूरी एनर्जी वो केमिकल एनर्जी, जो वो फोटो एनर्जी है या फिर जो लाइट एनर्जी है, क्या वो पूरी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो रही है। और वो जो पूरी केमिकल एनर्जी है, क्या वो आप उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर पा रहे हो कि उससे आप फूड बना रहे हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे आपके बायोलॉजिकल फीचर्स में काम करता है। जैसे आप एक बात समझो कि जितना आप खाना खाते हो, क्या पूरी एनर्जी यूज हो जाती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, और वो पूरी एनर्जी दे भी नहीं सकता है। तो ये दो लॉज ऐसे हैं जो आपके बॉडी के एनर्जी को समझाते हैं कि कैसे एनर्जी का काम होता है। अब आप नेक्स्ट समझिए, एनर्जी और ह्यूमन लाइफ में क्या रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी और ह्यूमन लाइफ, ऊर्जा और मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन कैसे। अब देखो, आप अपने अगर ह्यूमन लाइफ में देखो तो आप एनर्जी कैसे लेते हो, ठीक है। आप एनर्जी लेते हो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबको पता होगा है, मोनोसेक्राइड्स आता है, उसमें डाइसेक्राइड्स आते हैं, उसमें स्टार्च आता है सबाई का, ठीक है। तो आप एनर्जी कैसे लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, आप फैट्स लेते हो, आप प्रोटीन लेते हो, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स है उसमें। आप ये एनर्जी लेते हो, ये खाने के रूप में। आप एनर्जी तो ऐसा नहीं देखिए एनर्जी के रूप में, तो ये आप क्या लेते हो, ये केमिकल एनर्जी। केमिकल मतलब कोई ना कोई कंपाउंड है, ये केमिकल एनर्जी आप फूड के तौर पे लेते हो। फूड के तौर पे जब आप केमिकल एनर्जी लेते हो तो ये क्या करता है, ये एटीपी का सृजन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है आपके बॉडी में। एटीपी क्या हो गया, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी बॉडी का एनर्जी करेंसी है, ठीक है। आपके बॉडी में एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, ये एटीपी के फॉर्म में ही उत्पन्न होती है। आपकी बॉडी में आपने केमिकल एनर्जी लिया, आपकी बॉडी में आपने जैसे ही केमिकल एनर्जी लिया, वो क्या हुआ, वो एटीपी में आपकी बॉडी ने उसको कन्वर्ट किया। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उससे वो एनर्जी क्या हुई, वो एटीपी में कन्वर्ट हुई। एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हुआ, एटीपी में कन्वर्ट जैसे ही हुआ, आप काम करने के लिए, उसके लिए क्या हो गया, आप काम करते हो। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो एनर्जी लग रही है ना इसमें, वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी एटीपी से आई। और वो एटीपी कहाँ से आया, वो जो केमिकल एनर्जी हमने फूड के तौर पे ली थी, जब उसका मेटाबॉलिज्म हुआ बॉडी में, तो उससे क्या हुआ, वो
एटीपी का जनरेशन हुआ। जब एटीपी हुआ, जब हमारे बॉडी काम कर रहा है, एटीपी हम यूज कर रहे हैं, तो हर जगह आप देखो सेम चीज है। आप यहाँ पे देखो मैकेनिकल के बच्चे जो है, आप समझो इस चीज को, जब आप गाड़ी में फ्यूल डालते हो, ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है, आपके गाड़ी को ड्राइव करता है, ठीक है, उसमें वो मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है। क्या वो मैकेनिकल फोर्स जो जनरेट करता है, तो क्या वो फ्यूल से उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं? ऑब्वियसली निकलता है। द वेस्ट प्रोडक्ट इज स्मोक, ठीक है, तो द वेस्ट प्रोडक्ट इज स्मोक। तो जो फ्यूल का काम क्या था, द फ्यूल गिव द ड्राइविंग फोर्स। फ्यूल ने क्या किया, ड्राइविंग फोर्स दिया, एंड इट जनरेटेड द वेस्ट ऑल्सो, उसने वेस्ट भी जनरेट किया। इन द सेम वे, जब आप केमिकल एनर्जी लेते हो फूड के तौर पे, तो फूड के तौर पे आपने केमिकल एनर्जी ली, उसने उस केमिकल एनर्जी ने आपको क्या किया, उस केमिकल एनर्जी के आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के कारण एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी ने आपको काम करने की ताकत दी। जब आप काम करते हो तो क्या केमिकल वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हीट जनरेट होता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से पसीना आता है, H2O, पसीने के साथ सॉल्ट आते हैं, कुछ अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी आते हैं। CO2 कैसे आएगा, CO2 जब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो CO2 भी बाहर आता है ना, तो ये क्या हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया। तो ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर, कि आपको ये चीज बेसिक समझानी थी कि मॉडल नंबर 8 में आपको पढ़ना क्या है। जो मॉडल नंबर 8 का पूरा ये एक, आप कह सकते हो कि आप एक मैंने ड्रॉ किया है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको उसमें लॉज ऑफ एनर्जी को रिलेट करना है कि आपके बॉडी में आपके जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसमें एनर्जी कैसे यूजफुल है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी और ह्यूमन लाइफ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में भी वेस्ट जनरेट होता है, हमारी बॉडी में हम केमिकल यूज करते हैं। अब केमिकल ये मत बोलना कि मैम केमिकल कहाँ लेते हैं, दाल चावल में ही केमिकल होता है। दाल चावल में अगर दाल है तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन इज आल्सो देयर। तो वो है क्या एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट जब मैंने आपको पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, तो वो है तो केमिकल ही ना। तो आप इनडायरेक्टली क्या ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, ठीक है, केमिकल एनर्जी ले रहे हो। केमिकल एनर्जी से आपका एटीपी का सृजन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी जब फॉर्मेशन हो रहा है, आप उस एटीपी को जब कंज्यूम कर रहे हो, उस एटीपी को जब आप यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में केमिकल वेस्ट बन रहा है, केमिकल वेस्ट और हीट का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है, इसका मॉड्यूल का ये पढ़ाने का यही था मेरा, कि थोड़ा सा आपको चेंज होगा, क्योंकि आप लोग पूरा इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो थोड़ा चेंज आपके लिए भी हो जाएगा, इसलिए इस मॉड्यूल को शुरू किया है। बहुत इजी मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा सिंपल मॉड्यूल है। मैं यही कहूँगी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, और इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ। तब तक कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट एंड डाउनलोड द ऐप फॉर्मूलेटर। थैंक यू।